Hello everyone, welcome to Vidyapath Education. This is Krishna and I welcome to you Vidyapath Education. आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक को वाइडर कंसीडर करते हुए मैं इस लेक्चर में आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा. जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें इस पूरी वीडियो में आप लोगों को समझ में आएंगी. ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो चार चीजें आप लोग जान लीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप अक्सर ये सोचते हैं कि ये टॉपिक किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा रहा है. ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं आप लोग, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं. डिफरेंट टॉपिक्स ये कंसिडर किया जाएगा. हर एक एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछा जाता है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दो तीन चीजें जान लेते हैं. जैसे कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिशनल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, आपका आपका पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, या आप कोई वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक हर जगह आपसे कॉमनली पूछा जाता है. इस पे कई क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे वर्क करती है, इसके टूल कौन कौन से हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी है क्या. सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इसका मतलब क्या होता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कि मेंशन कर रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री विच इज आल्सो नोन एज आरबीआई इन इंडिया. ठीक है, जनरली सेंट्रल बैंक जो हमारे यहां आरबीआई बैंक है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय इट्स, एक सेकेंड, इकोनॉमी बाय कंट्रोल इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट. अब जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैंने बता दिया आपको. इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है क्योंकि पूरे लेक्चर में जहां जहां इंटरेस्ट रेट मिलेगी इसमें जितने भी टूल्स हैं वो अल्टीमेटली आपका इसी पे अटैक करेंगे. ठीक है, इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करेगा आरबीआई, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई और मनी की डिमांड को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेट किया जाएगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ. बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी मीडियम वाले आराम से यहां पर हिंदी देख सकते हैं. ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का बैंक या प्राधिकरण आमतौर पर केंद्रीय बैंक स्थिरता बनाए रखने और उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है. यहां पर इस डेफिनेशन से जो दो तीन पॉइंट निकल के आते हैं वो क्या क्या हैं. जैसे मनी सप्लाई, अगर आपकी बात करें मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, और मनी सप्लाई और मनी की डिमांड जो है इन्हीं के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट को रखना आरबीआई का काम होता है, या यूं कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है. तो जो मनी सप्लाई होती है और मनी डिमांड होती है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हमें उस चीज को रेगुलेट करके रखना पड़ता है, मनी की सप्लाई को. और इसी को पाने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी एक अच्छा टूल माना जाता है. दूसरी चीज अगर हम बात करें,
तो दूसरी चीज की जो हम बात करना चाह रहे थे वो है आपका सप्लाई। जैसे मैंने कि बताया कि जो सप्लाई होती है मार्केट में मनी की और जो डिमांड होती है, ठीक है, जो आपकी डिमांड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट किया जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? ये वो पॉइंट होगा जहां मार्केट में मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और साथ होंगी। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि मनी सप्लाई में आगे क्या चीजें हमें देखनी है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे आपके डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम से इस पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम यूज करते हैं एज अ टूल, आरबीआई यूज करता है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, यहां पर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि किस पर्पस के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, कि इकोनॉमी में हमें क्या चीज चाहिए जिसके लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसके टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, लेकिन जो टूल्स मैंने मेंशन किए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। सबसे पहला टूल आपका आता है प्राइस स्टेबिलिटी। क्या चीज है? प्राइस स्टेबिलिटी। अब यहां पर आपको एक चीज ये देखनी है कि प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि प्राइस स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी क्या है आपका? प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपकी इकोनॉमी में जो मूल्य है किसी भी वस्तु या गुड्स एंड सर्विसेज जो हम परचेज करते हैं, अगर उसमें प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे। फ्लक्चुएशन ज्यादा होने से होता क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के दाम होते हैं, जैसे प्राइसेस होते हैं, महंगाई जिसको आप कहते हो ना, वो आने लगती है। तो सबसे पहला टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा वो है प्रमोशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। प्रमोशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब प्रमोशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कैपिटल, जो आपकी कैपिटल होती है, इसको बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट है? जो आपकी कैपिटल को बनाने में आपको हेल्प करेंगे। अब इन इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लो। देखो, जैसे क्या होता है कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको करते हैं, जिनसे हमें क्या होता है, वन टाइम हमें यूटिलिटी उनसे मिलती है। बट बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनको करने से हमें ओवर द टाइम बार बार हमें उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? जैसे हमने बिल्डिंग में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया या कोई मशीनरी परचेज कर ली, तो उन सारी चीजों को देखते हुए प्रमोशन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। आपके यहाँ जो एफडीआई है, जो एफडीआई है आपका, ठीक है, ये आपका किस तौर से आ रहा है आपकी कंट्री में, किस किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि स्थिर इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। अगर स्थिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आपके यहाँ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी में कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो बिल्ड होगा। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। अब ये जो बैंक क्रेडिट है, बैंक ऋण का नियंत्रण विस्तार, इसको क्या है, इसको समझ लो। इसको समझाने के लिए देखो, आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जो बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है, बैंक क्रेडिट होता क्या है? हमारे यहाँ दो टाइप के बैंक होते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रॉडली कैटेगरी को डिवाइड करें तो दो टाइप के बैंक मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल बैंक विच इज नेम एज आरबीआई, दूसरा हमारा कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक मार्केट में लोन, या यूं कहें कि जो आपका पैसा है, जो आपकी करेंसी है, उसकी डिमांड को जनरेट करते हैं। अब होता क्या है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, प्रॉफिट बेसिस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं।
मार्केट में मनी की सप्लाई जो होगी, ठीक है, उसका कंट्रोल आरबीआई के पास होता है, बट एक्चुअल में मनी सप्लाई कॉमर्शियल बैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अगर कहीं लोन लेना होता है तो कभी भी आप ये देखे होंगे कि आपको लोन लेना है तो आप कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, ना कि आरबीआई के पास जाते हैं। आप आरबीआई से जाकर के ये नहीं कहते हैं कि मुझे इतने लाख का लोन चाहिए इस पर्पस के लिए। तो आपको जो लोन चाहिए वो आप कॉमर्शियल बैंक से लोगे, ना कि आरबीआई से लोगे। इसलिए कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं और क्रेडिट कंट्रोलर आरबीआई को कहा जाता है। अब जो ये बैंक क्रेडिट क्रिएट हो रहा है इसका रेगुलेशन करना आरबीआई का काम है, ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल ऑफ बैंक लोन। अगला है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको पता है ये तीन अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है आपको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपकी इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहे, ठीक है। अगर आपको प्रगति करनी है, स्थिरता का मतलब होता है एक सर्टेन परसेंटेज से आप हर साल ऊपर जा रहे हो, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन आपकी इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रही है। और जब आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो एफडीआई आपके यहाँ करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत कम हो जाता है आना। और जब ये कम होता है आना तो क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है आपकी इकोनॉमी का वो एक तरह से हम कह सकते हैं डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला है आपका इनकम स्टेबिलिटी। इनकम स्टेबिलिटी का मतलब है आपके यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं उनकी इनकम में स्थिरता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं 10,000 रुपए पे किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूं, कल को चले हर इंसान यही सोच के चलता है कि हमारी इंस्टीट्यूशन में सैलरी बढ़ेगी। अब आगे कुछ अगले साल मान लेते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से अब मुझे कहा जा रहा है, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि अब मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आय स्थिरता इसका एक उद्देश्य है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और इन्हीं टूल्स के बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हमारी वो रेगुलेट होती है, या यूं कहें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किए हैं वो इन्हीं टूल्स के बेसिस पे आप उसको अचीव कर पाओगे, ठीक। अब यहां पर मैंने दो टाइप्स के टूल्स मेंशन किए हैं, ठीक है। पहला है आपका क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा है आपका क्वालिटेटिव मेथड। दोनों में फर्क क्या है, कई बार आप कई बुक में पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है सर, ठीक है। तो फर्क क्या है ये देखो मैं बता देता हूं। इनके नाम से ही तुमको पता चल जाएगा कि एक का नाम है क्वांटिटेटिव और एक का नाम है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। क्या होता है, मात्रात्मक। यानी कि इनसे कहीं ना कहीं जो करेंसी है, जो पैसा है, या हिंदी में कहें तो जो मुद्रा है, उनकी मात्रा को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा है क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उसको आप समझ लेना। पहले उसको समझ लो फिर इसको समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो होता क्या है, एक होता है अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। एक होता है अमाउंट ऑफ मनी, दूसरा हमारे पास आता है विच इज वैल्यू ऑफ मनी। अब सर इन दोनों का मतलब क्या है, देखो सिंपल है। अमाउंट ऑफ मनी का मतलब यह है कि जैसे मेरे जेब में अगर मान लेते हैं 100 रुपीज के 10 नोट रखे हुए हैं विच इज टोटल 1000, ठीक है। अब 100 रुपए के 10 नोट मेरे जेब में रखे हैं तो मैं कहूंगा अमाउंट ऑफ मनी क्या है, 100 रुपीज के 10 नोट्स है मेरी जेब में, ठीक है। ये हो गया मात्रात्मक, बात समझ में आ गई। अब आते हैं वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी आप कहोगे कि सर जो वैल्यू है, वैल्यू को हमेशा परचेजिंग पावर से देखा जाता है, ठीक है। किससे देखोगे आप, परचेजिंग पावर से, कि सर इसकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास 100 नोट है, 100 रुपीज की नोट है। कितनी नोट है, 10 है। तो अल्टीमेटली कितने की है, 100, 1000 हो गया ये मेरा। अब ये जो 1000 है ये मेरी परचेजिंग पावर है। क्या है, मेरी परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है आपकी जो करेंसी है, आपकी जो मुद्रा है, आपकी जो आपका जो पैसा है, वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है, ये उसकी परचेजिंग पावर बताती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का मतलब समझ में आए। तो ये आपका क्या हो गया, मात्रात्मक, और ये आपका क्या हो गया, गुणात्मक।
क्योंकि ये उसका गुण है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, अब उसी स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब आप देखिएगा, तो यहां पर मेथड्स हैं आपके, कौन कौन से मेथड हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में पहला मेथड जो जो आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, विच इज बैंक रेट, बैंक रेट, ठीक है। दूसरा आता है कैश रिजर्व रेशियो, तीसरा है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसको आप एसएलआर के नाम से भी जानते हो, फिर आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर आता है रेपो रेट, और फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अगला है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में आप देखते हो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, अगला है आपका चेंजिंग इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और फिर है मॉरल सेशन, ठीक है। इसको एक एक करके आगे स्लाइड्स में आप पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले बैंक रेट समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके वन टाइम एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। अगर वन लाइनर एग्जाम है जैसे एसएससी हो गया या कोई वन डे एग्जाम है, तो पूछा जाता है बैंक रेट क्या होती है। तो देखो, बैंक रेट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड टू कॉमर्शियल बैंक। किसके द्वारा चार्ज किया जाता है भाई? ध्यान से देखना, सेंट्रल बैंक इसको चार्ज करता है। क्या करता है? एक सेकंड, कुछ खराब हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इसको चार्ज करता है किसके ऊपर? कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। कॉमर्शियल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक बैंक रेट को सेंट्रल बैंक चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द कॉमर्शियल बैंक। केंद्रीय बैंक या बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए ली जाने वाली दर है। सपोज करो एक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये एक कॉमर्शियल बैंक है जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से कुछ पैसे चाहता है, ठीक है। तो ये इसके पास जाता है और कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। आरबीआई कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दे रहा हूं, और आरबीआई कहेगा कि मैं इस पे 10% या मान लेते हैं 12%, ठीक है, जो भी आरबीआई ने डिसाइड किया होगा उस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसी इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ये दूसरा टूल है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी, अभी इन सबको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप ऐसे ही पढ़ते चलिए, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे मनी सप्लाई को ये सब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में हमें क्या देखना है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीआरआर भी बोलते हो, इज द परसेंटेज ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज नीड टू बी मेंटेन एज अ लिक्विड कैश। क्या लिखा हुआ है? लिक्विड कैश। द कैश रिजर्व इज केप्ट विद द आरबीआई। ये एक ऐसा रिजर्व रेशियो, रेशियो का मतलब रिजर्व है ये, ठीक है। क्या है ये? कोष है जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म में का मतलब समझ लीजिएगा, कोई ऐसा मॉनेटरी पेपर हो गया या कोई एक ऐसा कॉमर्शियल पेपर हो गया या कैश हो गया या गोल्ड हो गया, इन्हें हम लिक्विड कैश कहते हैं। लिक्विड का मतलब होता है जो तरल अनुपात, तरल रूप में हो। तरल का मतलब हो जाए जो इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, मार्केट में आप कभी भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और लिक्विड कैश का एक ऐसा रेशियो जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई बैंक है, इस बैंक के पास 10,000 रुपए जमा हुए हैं, ठीक। इसके पास टोटल कैश, टोटल जो एसेट है या यूं कहें टोटल जो कैश है इसके पास, वो है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज में से अगर आरबीआई आरबीआई ने मान लेते हैं इसका 20%, ठीक है। 20% क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है आप 20% सीआरआर के बेसिस पे हमारे साथ रखोगे। तो कॉमर्शियल बैंक को 10,000 का 20%, 10,000 का 20% कितना होगा भाई? बोलो, 2,000 ना। तो 2,000 कैश फॉर्म में, ये 2,000 की वैल्यू कैश फॉर्म में आरबीआई के पास सेव करके उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को। अब ध्यान से समझो, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में ये टूल्स इफेक्टिवनेस की तरीके, एक इफेक्टिव तरीके से कैसे काम करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक ध्यान से समझना इसको। जैसे देखो, सीआरआर मान लेते हैं, आरबीआई ने कहा, एक सेकंड, आरबीआई ने आपसे बैंकों से कहा कि भाई अब जो सीआरआर है ना आपकी, वो सीआरआर मान लेते हैं, आरबीआई ने डिसाइड किया कि आपकी जो सीआरआर है वो 10% है, ठीक है। 10% चल रही है सीआरआर मार्केट में, आरबीआई ने डिसाइड कर दिया 10% चल रही है।
मान लेते हैं किसी बैंक के पास 10,000 रुपए हैं, ठीक, 10,000 रुपए किसी बैंक के पास हैं। अब बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक जो है उसके पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 का 1,000 तो आरबीआई के पास चला गया। क्यों चला गया कि नहीं चला गया? क्योंकि 10% सीआरआर है, तो आरबीआई के पास 1,000 रुपए इसका चला गया। अब क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक के पास 1,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना उसके पास पैसा? 9,000। कितना बचा? 9,000 रुपीज बचे। अब ये 9,000 रुपीज ही तो वो लैंडिंग के तौर पे यूज कर सकता है, या बैंक लोन के तौर पे दो लोगों को दे सकता है। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो रहा है। ये 9,000 रुपीज जो है, अब देखना, यही 9,000 रुपीज क्रेडिट क्रिएशन के तौर पे मार्केट में लोन की तरह लोगों को दिए जाएंगे कि आप लोन ले लो। तो होगा क्या, अगर आरबीआई को मार्केट में लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ना पैसा कुछ ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, तो आरबीआई करेगा क्या? आरबीआई क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, सीआरआर को इंक्रीज कर देगा और कहेगा कि अब मुझे 20% सीआरआर रखना है, ठीक है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से कहेगा कि अब सीआरआर जो है आपकी वो 20% हो गई है। अब 20% होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो 10,000 रुपए की सेविंग अभी इन लोगों के पास थी, अब उसमें से 2,000 रुपए, कितने हजार? 2,000 रुपए किसको देने पड़ेंगे? आरबीआई को देने पड़ेंगे। अब बताओ, पहले उनके पास 9,000 रुपए लोन देने के लिए था, अब उनके पास सिर्फ 8,000 रुपए लोन देने के लिए बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों? क्योंकि 2,000 रुपए 10,000 में से चले जाएंगे। तो देखो मार्केट में क्या हो रहा है, जो पैसा है वो आरबीआई के पास चला आ रहा है, और मार्केट में जब पैसा आरबीआई के पास आ जा रहा है, तो उस पैसे की कमी कॉमर्शियल बैंक को खलेगी कि अगर मेरे पास यही पैसे होते तो मैं और इसका लोन दे सकता था और ब्याज कमा सकता था। लेकिन मार्केट में अल्टीमेटली आरबीआई का पर्पस ये था कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर की रेट बढ़ा दी। जैसे ही रेट बढ़ाई, कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा हुआ करता था, अब कॉमर्शियल बैंक के पास वो पैसा नहीं रहेगा, वो सीधा चला गया आरबीआई के पास, ठीक है। अब आरबीआई के पास जब पैसा गया तो उसी पैसे की कमी हो गई, जब मार्केट में पैसे की शॉर्टेज होगी, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन में बेसिकली होता क्या है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, व्हेन लॉट्स ऑफ मनी चोज फ्यू गुड्स, जब बहुत सारा पैसा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करता है तो कहते हैं इन्फ्लेशन की कंडीशन है। तो मार्केट में पैसे को ही तो कम करना है ना, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल है, ये डायरेक्टली अमाउंट ऑफ मनी को टारगेट करेंगे, मार्केट से पैसे की मात्रा को ही कम कर देंगे। तो सीआरआर बढ़ने से अब उसके पास 8,000 रुपए बचेंगे। अब 8,000 रुपए जब बचेंगे उसके पास लोन देने को, तो 2,000 तो उसने अल्टीमेटली दे रखा है। उसको लगता है, अगर आरबीआई को ये लगता है कि यार मार्केट में अभी भी काम बन नहीं पा रहा है, इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा, फिर इंक्रीज कर देगा, फिर क्या कहेगा, अब 30% दे दो, ठीक है। तो ऐसे करके ये टूल्स हैं जो काम आते हैं आरबीआई को किस चीज को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन को, जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्टिव बताए थे उन्हीं चीज को कंट्रोल करने में ये टूल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीआरआर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एसएलआर पे। आपसे ऑफन पूछा जाता है कि एसएलआर क्या होती है, ठीक है। तो एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। ये वो रेशियो होता है जो कॉमर्शियल बैंकों को जरूरी होता है अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को मीट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहां मेंशन है, देखो यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो पॉपुलरली नोन एज एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज, ठीक है, ऑफ डिपॉजिट दैट द कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन थ्रू गोल्ड, कैश और अदर सिक्योरिटीज। एक कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा होता है, जितनी भी सिक्योरिटी, जितनी भी उसके पास रिजर्व होते हैं कैश के या कैश इक्विवेलेंट के, एसएलआर ये डिसाइड करता है कि उसका कितना परसेंट आपको अपने पास कैश के रूप में रखना है, ठीक है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर 20% सीआरआर हो गई थी तो 2,000 रुपए 10,000 में से तो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, बाकी का जो पैसा है 8,000 उसके पास बचा है। अब एसएलआर ये डिसाइड करेगी कि इस 8,000 का कितना आपको अपने पास रखना है, ठीक है। मान लेते हैं एसएलआर जो है वो 10% है, सपोज कर लेते हैं कि एसएलआर जो है वो आपकी 10% है और आपके पास टोटल कैश है 8,000 रुपए, तो इसका आपको कितना 8% यानी सॉरी 800 रुपए 10% अपने पास रखना है। अब आपके पास कितना कैश बचेगा,
अब आपके पास कैश बचेगा कितना, 8,000 में से आपको सीधा सीधा माइनस कर लेना है क्या, 800, तो ये अल्टीमेटली आपके पास 7,200 रुपीज बचेगा या 7,200 रुपीज बचेगा। अब देखो क्या होता है, एसएलआर बढ़ाने से मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और जब एसएलआर घटती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। कैसे होगा, ध्यान से देखो, एसएलआर को मान लेते हैं 10 से 20% कर दिया, जब एसएलआर 10 से 20% होगा तो मान लेते हैं पहले 10% था तो 800 रुपए आपको रखना पड़ता था, अगर यही 20% हो जाए तो 1,600 रुपए रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप लेंडिंग के लिए, लोन देने के लिए जो पैसा है कॉमर्शियल बैंक के पास वो कम होता जाएगा, और जब कॉमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा तो मार्केट में डिमांड जो है लोन की वो अगर पहले से हाई है और सप्लाई कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो एक कॉमन पर्सन जो है जो लोन चाहता था, ठीक है, मान लेते हैं उसका पर्पस लोन लेने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मान लेते हैं कि वो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए वो चाहता था कि मुझे सट्टा खेलने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, तो सट्टा खेलने के लिए अब उसको पैसे चाहिए, इंटरेस्ट रेट पहले से ही मार्केट में हाई है, तो वो क्या करेगा, जो चीज अब सट्टा खेलने के लिए पैसा बैंक देते नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझा रहा हूं कि सट्टा खेलने के लिए जब बैंक से पैसे अगर वो ले लेता, इंटरेस्ट रेट कम होती, तो वो क्या करता, रिस्क कम उठाता, सोचता है यार इंटरेस्ट रेट इतनी है, अगर हार भी गए तो कहीं से दे देंगे। लेकिन आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर लिया, कैसे, एसएलआर को हाई किया, एसएलआर हाई होने से मनी सप्लाई कम हो गई, डिमांड क्या है उतनी ही बनी है, तो अगर डिमांड इतनी है और मनी सप्लाई इतनी है तो सप्लाई कम है ना, और जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, बहुत कॉमन सा रूल है कि जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हाई तब होंगे या तो उसकी सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए डिमांड के कंपैरेटिवली तो उसके प्राइस हाई हो जाएंगे, और या सडनली डिमांड बढ़ जाए पहले, ठीक, तो यही होगा। अब ध्यान से समझ में आया कि एसएलआर कैसे एक टूल्स की तरीके से काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो एसएलआर जो है वो डिफरेंट टाइम पे आरबीआई चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो जैसे इकोनॉमी को देखता है और लगता है उसको कि यार ये चीज ठीक नहीं है, अभी कंट्रोल करना चाहिए, और जब उसको लगता है कि नहीं मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए तो मनी सप्लाई कभी भी बढ़ा देता है और कभी कभी मनी सप्लाई को कम भी कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इसको ओएमओ भी बोलते हैं। इसको एक बात ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल बैंक अमेरिका के इसको सबसे पहले एप्लीकेबल किए थे एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है अल्टीमेटली, ये समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देकर के मैं समझा देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जब ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है तो वो कैसे काम करता है। ठीक, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन सबसे पहले फेडरल बैंक, और कहा जाता है कि ऐसा फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्टार्टिंग में यूज किया था सबसे पहले मनी कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूं। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है बहुत इजी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है ये है आपका मार्केट, क्या है ये, मार्केट है, ये आपका मार्केट है। ठीक है, यहां आपका आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, मनी सप्लाई का मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी है वो ज्यादा है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो गई है, लोन लोन इजिली प्रोवाइड हो जा रहा है, लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं, और कई बार लोन ऐसे पर्पस के लिए लोग ले रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो रहा है, या अनप्रोडक्टिव वेज के लिए लोन लिया जा रहा है। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लोन लेना, ठीक है, ठीक नहीं होता, क्योंकि मान लेते हैं आपने किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो कैपिटल आप इंक्रीज कर रहे हो या आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, तब तो समझ में आता है। आपने कह दिया कि मुझे सट्टा खेलना है, अब सट्टा खेलने के लिए आप कह रहे हो कि मुझे आईपीएल में सट्टा खेलना है, मुझे उसके लिए लोन चाहिए, तो कोई बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। बैंक कहेगा भाई मैं आपको पैसे दूं, कल को चल के डूब जाए, आप दे ही ना पाओ वापस, तो ये तो मेरा एनपीए क्रिएट होगा। इससे अच्छा है, अब आरबीआई करेगा क्या, ये टोटली मनी सप्लाई मान लेते हैं, मैंने पहले प्रीअज्यूम कर लिया है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, यानी कि पैसे की मात्रा मार्केट में ज्यादा है। अब आरबीआई कह रहा है कि मुझे ये कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करेगा इस बात को ध्यान से देखना। आरबीआई के पास पता है बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, पेपर होता है ये बेसिकली, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं उसके पास बहुत सारी, जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, बहुत ज्यादा मूल्यवान सिक्योरिटीज होती हैं। बॉन्ड क्या करेगा, मान लेते हैं एक पेपर है, बॉन्ड है, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड हो गया या किसी तरह का एक बॉन्ड है, सपोज कर लो, ठीक है,
इस बॉन्ड को मार्केट में लेकर के आएगा, ये बॉन्ड है आपका, मार्केट में इसको लेके आएगा और कहेगा ये बॉन्ड खरीद लो, मैं बेच रहा हूं। ठीक है, ये बॉन्ड आप क्या कर लो, खरीद लो, मैं बेच रहा हूं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आरबीआई एक इंडिविजुअल से ट्रांजैक्शंस नहीं करता, तो इसके लिए कस्टमर कौन होगा, इसके लिए कस्टमर कौन होगा भाई बताओ, कॉमर्शियल बैंक होंगे। कौन होगा, कॉमर्शियल बैंक्स होंगे। अब ये कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जैसे ही इनको पता चलेगा कि मार्केट में आरबीआई बॉन्ड बेच रहा है, तो ये अपना जितना भी पैसा जो लोन देने के लिए इन्होंने रखा था ये वहां नहीं देंगे। क्यों, रीजन समझो इसका। जब कॉमर्शियल बैंक इंडिविजुअल को पैसे उधार देता है तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, भले ही वो कितनी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवा ले कि भाई इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे तो मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि एक इंडिविजुअल में रिस्क है, और आरबीआई चूंकि लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, ठीक है, या गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक बोला जाता है, और इनका लेंडर होता है, तो इनको इस पे ज्यादा भरोसा होता है। ये वो पैसा क्या करते हैं, मार्केट में इंडिविजुअल को या किसी फर्म को लोन ना दे करके ये उसी पैसे को ला करके इस बॉन्ड में लगा देते हैं, कहते हैं ये बॉन्ड हमें दे दो। ठीक, अब होता क्या है इसके एक्सचेंज में, आरबीआई से इनको बॉन्ड जाता है और कॉमर्शियल बैंक के पास से पैसा आरबीआई को चला जाता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सर्कुलेशन से अमाउंट ऑफ मनी कम होती जा रही है। ठीक है, सर्कुलेशन से अमाउंट ऑफ मनी कम होती जा रही है। अब ध्यान से समझो, अल्टीमेटली आरबीआई को यही करना ही था। वो कह रहा था ना कि मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है, किसी तरीके से पैसे को मार्केट से वापस लेके आओ कुछ दिन के लिए। अब ये बेसिकली ये जो बिल होते हैं 90 डेज के होते हैं, ठीक है, 90 डेज के बिल होते हैं, 90 दिन के लिए बैंक आरबीआई इसको लेता है और कहता है कि इस पे, दूसरा रीजन मैं बता रहा हूं, दूसरा रीजन कॉमर्शियल बैंक इसी को क्यों परचेज करेंगे, इस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है इनको। आरबीआई कहता है कि मैं इस पे 20% इंटरेस्ट दे सकता हूं, मुझे 90 डेज के लिए ये बिल बेचना है, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, आरबीआई बैंक ये कहेगा, कॉमर्शियल बैंक फट से मार्केट में कूद पड़ेंगे और कहेंगे कि लाओ हमें दे दो। और इसमें इन्वेस्ट करना इनके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि कॉमर्शियल बैंक इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, पैसा डूबना नहीं है इनका, इसलिए ये इसको लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल। बात समझ में आ गई। तो किस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि बाजार में आरबीआई खुद उतर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 90 डेज के लिए इन्होंने पैसा ले लिया, 90 दिन में क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे, सप्लाई कम होने लगेगी, तो डिमांड के पास ले आएगी सप्लाई। ठीक है, फिर अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं यार मार्केट में ना पैसे की कमी हो रही है, अब क्या करना चाहिए, मार्केट में सप्लाई बढ़ाना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो होगा क्या, अल्टीमेटली आरबीआई जो ये बॉन्ड बेचा था अब उसी को वापस खरीदने लगेगा। अब ये लोग कॉमर्शियल पेपर लेकर के पहुंच जाएंगे आरबीआई के पास कि ये लो अपना बॉन्ड, आपने हमें बेचा था, आप चाह रहे हो खरीदना, हम देने आ गए। अल्टीमेटली क्या होगा, आरबीआई, ये कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इसको आरबीआई को ला करके बॉन्ड दे देंगे, बॉन्ड के बदले क्या होगा, जो इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट था वो इनके पास वापस आ जाएगा, और जैसे इनके पास वापस आया मार्केट में सर्कुलेशन फिर से तेज हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो साफ साफ मेंशन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल दैट, एक सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिटी monetary control that is exercised by the central bank. ठीक है, under the system the central bank sells securities in the market, मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल करता है when it want to reduce the monetary supply, monetary supply को जब रिड्यूस करना होगा, तो मैंने बताया था ना कि वो सेल करने आएगा मार्केट में, सेल करने चला आया। और इस पॉलिसी को कहते क्या है, इस जो एक्शन है ये आरबीआई का, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साफ साफ मेंशन कर रखा है हिंदी में, ये है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दो पढ़ा है ना आपने, वही चीज है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का एक टूल है ये। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैंने जो बताया था, दोनों पार्ट समझाए थे ना कि जब उसको सप्लाई बढ़ाना होगा और जब कम करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला, जब उसको लगता है कि मनी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ज्यादा करना है, तो इसको कहेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, अपने ही बॉन्ड को वापस खरीदने लगता है मार्केट से, ठीक है, जिससे बॉन्ड इसके पास आ जाते हैं और करेंसी या पैसे वापस देने पड़ते हैं कॉमर्शियल बैंक को, मार्केट में सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो दो रेट बची है, उनको देख लेते हैं। रेपो रेट होती क्या है, लिखा हुआ है रेपो रेट द रीपर्चेज रेट, इसको किस नाम से भी जानते हैं, रीपर्चेज रेट के नाम से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीपर्चेज रेट इज ऑल्सो नोन एज रेपो रेट, ध्यान रखना, इज द रेट इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड टू द कॉमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉन्ड। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैश बैंक रेट और रेपो रेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बैंक रेट जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, ये वो रेट होती है जिसपे आप कॉमर्शियल बैंक जाकर के पैसा लेते हैं बैंक से, आरबीआई से, सॉरी, ठीक है। यहां पर भी पैसा ले ही रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। कम समय के लिए जब कॉमर्शियल बैंक को कोई पैसा चाहिए होता है तो वो कोई बॉन्ड गिरवी रख करके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं है बैंक रेट। बात समझ में आ गई, यहां हिंदी में भी मेंशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका रिवर्स रेपो रेट। व्हाट डू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट पड़ा उसी का जस्ट उल्टा। रेपो रेट में क्या हो रहा था, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जा रहे थे, यहां पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास आएगा। अब आप कहोगे सर जो लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, जिसको गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है, उसको ही पैसे, या अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के लिए करेंसी प्रिंट कर रहा है, जिसके पास राइट ही है गवर्नमेंट की करेंसी प्रिंट या प्रिंटिंग करेंसी का मोनोपोली अधिकार है, या यूं कहें मोनोपोली राइट है, उसको ही पैसे लेने की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल जरूरत पड़ गई, इसको जरूरत पड़ती है। कब पड़ती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको अपने काम के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मार्केट में जो जो उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे उसके लिए इसको जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। कई बार क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में चल रही होती है। अब डिसइक्विलिब्रियम रहता है तो उसको लगता है यार ये अगर ज्यादा दिन तक चलेगी तो ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम कर देगी, या इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने पहले से डिसाइड कर रखी है कि हमें इतनी ग्रोथ करनी है या इतना डेवलपमेंट करना है, वो नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे कहते हैं ना कि बीमारी का पता लग गया तो जल्दी इलाज करा लेंगे तो ज्यादा ठीक है, वरना अगर ज्यादा दिन तक उसको ऐसे चलते रहेंगे तो वो बीमारी बड़ी हो जाती है, ठीक है। यहां पर ठीक वैसा है, जैसे ही आरबीआई को ये पता चलता है कि ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आरबीआई तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग खुद ही कर लेता है। वो कहता है मार्केट में शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए, कुछ या यूं कहें कि 3 से 4 महीने या 6 महीने में उसको लग रहा है कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशंस हो रही है इकोनॉमी, तो मार्केट से वो मनी को वापस ले लेगा। कैसे लेगा, तो भाई जाहिर सी बात है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट अगर पता है तो रिवर्स रेपो रेट इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने जो है ना क्वांटिटेटिव के सारे मेथड्स पढ़ लिए, अब बात आती है क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान रखना है, ठीक है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट सबसे पहला मेथड है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट जो होती है, देखो यार इकोनॉमिक्स में क्या है ना, इकोनॉमिक्स में जो क्रेडिट है वो 3 तरीके से यूज होता है, ठीक है, समझ लो। क्रेडिट जो है ना इकोनॉमिक्स में, ये जो इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स है, इसमें क्रेडिट वर्ड जो है ये 3 तरीके से यूज किया जाता है। पहला है आपका, एक क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कहते हैं उधार पे सामान लिया है या क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर लिया, ठीक है। दूसरे क्रेडिट का मतलब होता है साख, ठीक है, दूसरे क्रेडिट का मतलब होता है साख, इसका मैं और भी हिंदी वर्जन आपको बता दूंगा, ध्यान समझिए। और तीसरा क्रेडिट जो है वो अकाउंट में यूज होता है, डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट से कंफ्यूज मत हो ना, जब ये जो चैप्टर या यूं कहीं जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें क्रेडिट का मतलब साख से है। साख को आप लोग अगर आप बहुत इजीली टर्म्स में हम लोग कई बार कहते हैं औकात, ठीक है, या यूं कहते हैं कि तुम्हारा मार्केट में इनका सिक्का बहुत चलता है या इनकी औकात बहुत है या पौवा बहुत है ना। तो मार्केट में साख का मतलब ये, क्रेडिट का मतलब ये है मेरी जो गुडविल है मार्केट में अल्टीमेटली वो कैसी है। गुडविल को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर किसी बैंक में लोन लेने के लिए जा रहा हूं और उसी बैंक में अंबानी भी आ जाए लोन लेने, ठीक है, तो अंबानी को लोन पहले मिल जाएगा, मुझे लोन हो सकता है ना ही मिले, ठीक है, मिलेगा बट प्रायोरिटी बैंक पहले उनको देंगे, क्यों, क्योंकि उनकी साख अच्छी है, क्रेडिट मार्केट में अच्छी है, ठीक है। तो क्रेडिट से कंफ्यूज मत होना।
अब यहां पर मैंने जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो है हमारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। साफ साफ लिखा हुआ है, इट्स एम एट लिमिटिंग द मैक्सिमम, सीलिंग प्राइस लगा देते हैं एक, ठीक है, अमाउंट ऑफ बैंक लोन एंड एडवांसेस एज वेल एज इन क्रिएशन केसेस फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इसका सिंपल सा मतलब बताइए, सिंपल सा मतलब समझना है ना, तो ऐसे समझ लो। कई बार क्या करता है आरबीआई जो है वो क्या कर देता है कि बैंकों को वो नहीं चाहता है कि जो करंट मॉनेटरी सिस्टम है इसको छेड़ा जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो बैंक है ये लोन कम दे पाए। जैसे सपोज करो मैंने तुमसे कहा था ना सीआरआर एसएलआर, ये एक लिमिट तक उसने बढ़ा दी, अभी भी वो ये देख रहा है कि ये लिमिट तक बढ़ा दी और फिर भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रही है, या यूं कहें कि मार्केट में जो सप्लाई है उसे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कर देता है, वो ये कहता है कॉमर्शियल बैंक के कि अब आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, या यूं कह सकता है कि भाई नेक्स्ट 3 मंथ या एक फाइनेंशियल ईयर में आप इतने 1000 करोड़ का लोन से ज्यादा लोन दे नहीं सकते, ठीक है। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों लिमिटें इसमें आती हैं। वो ये भी कह सकता है कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते और इससे कम नहीं दे सकते। जब उसको लगता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई है तो वो कह देगा कि अब इससे ज्यादा लोन नहीं देंगे आप लोग किसी भी पर्पस के लिए, लोन को थोड़ा कम करिए, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि मनी सप्लाई क्या है कम है, तो वो ये कह देगा कि मिनिमम इतना लोन तो आपको बांटना ही बांटना है ताकि सप्लाई क्रिएट हो सके। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है आरबीआई, ठीक है। अगला नेक्स्ट इज चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये कई बार मार्जिनल ऑफ सेफ्टी भी पढ़े हैं आप लोग, एक पढ़े हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को आप में से कोई भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। मैं तो बताऊंगा ही बट आपको भी बताना है, ठीक। चलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है ध्यान से समझना। सपोज करो किसी बैंक में मैं लोन लेने के लिए गया, मुझे लोन चाहिए कितने का, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। मैंने बैंक से कहा कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक कहेगा मुझे सिक्योरिटी चाहिए, कोई मॉर्टेज रखोगे कि नहीं रखोगे, या यूं कहें बंधक लोन लोगे कि नहीं लोगे। तो होगा क्या, मैं कोई चीज गिरवी रखूंगा उसके पास, मैं उससे कहूंगा कि भाई हाँ मेरे पास एक संपत्ति है या मेरे पास एक एक गुड्स है या ये कोई कोई पेपर है, वो मैं गिरवी रख सकता हूं आपके पास, ठीक है, आप मुझे लोन दे दो। तो मार्केट में लोन लेने गया, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए मुझे, और मैं मार्केट में गया और बोल दिया कि भाई मुझे लोन चाहिए, उसने कहा मुझे सिक्योरिटी दिखाओ। सबसे पहले मैं उसको सिक्योरिटी दिखाऊंगा और बोलूंगा ये मेरी सिक्योरिटी है, जो मेरे पास सिक्योरिटी है वो ये है। अब सिक्योरिटी की वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपए की है, जो भी मैंने वहां सिक्योरिटी रखी है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा ध्यान से समझना, इसकी वैल्यूएशन करवाएगा, करंट टाइम पीरियड में मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, पता चला उसको कि 1 लाख रुपए की वैल्यू है, ठीक। आपके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, जो लोन मैं लेने जा रहा हूं वो सैंक्शन हो जाना चाहिए, मुझे मिल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। लोन जो है वो मुझे 60% मिलेगा। कितना मिलेगा, एक सेकंड, कितना मिलेगा मुझे, 60% ऑफ मॉर्टेज, या यूं कहें सिक्योरिटी। 1 लाख की सिक्योरिटी है, 60% कितना होगा, 60,000, ठीक है। 1 लाख का लोन चाहिए था, 1 लाख की सिक्योरिटी रखी, लोन मिला 60,000, बीच में गैप कितना हुआ भाई, गैप हुआ मेरे पास 40,000 का, एंड दिस इज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये 40,000 क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। ये जो मार्जिन छोड़ दी जाती है ना कि आपको लोन इतना चाहिए, आपने सिक्योरिटी इतने की रखी है, तो लोन आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको उससे उससे थोड़ा कम लोन मिलेगा। अब इसके दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस तो ये है क्योंकि ये गाइडलाइन है कि कोई भी एसेट है तो उसका 60%, अगर बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट है और बहुत अच्छी मॉर्टेज है, या यूं कहें गुड क्वालिटी की मॉर्टेज है उसके पास, ठीक है, या गोल्ड हो गया या कोई बहुत ज्यादा लिक्विड कॉमर्शियल पेपर हो गए किसी कंपनी के जो बहुत जल्दी मार्केट में बिक सकते हैं, ठीक है, जिनको बेचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बेचेंगे तो हमेशा पैसा ज्यादा ही मिलेगा। तो ऐसी चीजों पे जब आप रखते हो तो हो सकता है ये 60% से 90 तक चला जाए, ठीक है, लेकिन 10% तब भी एक मार्जिन बना के बैंक चलता ही चलता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कुल मिलाकर के आपको बैंक से लोन थोड़ा कम ही मिल रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये 60% जो है ये 90% तक जा सकता है, यानी कि मैंने अगर 100%, ऐसे समझो, अगर मैंने
100% की सिक्योरिटी रखी, जितना लोन चाहिए उतने की ही सिक्योरिटी मैंने मार्केट में रख दी है, तो भाई लोन मुझे कम क्यों मिल रहा है ना। अगर मैंने 100% की रखी है और 60% है कि जो मॉर्गेज पे आप रखोगे उसका 60% आपको लोन मिलेगा, तो क्या हो गया भाई, ये जो 40% है यही है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मार्जिन छोड़ दिया गया कि इतनी की ही मिलेगी। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, हो सकता है 100% सिक्योरिटी का प्राइस 90% मिल गया आपको लोन, तो 10% आपका एमआर हो गया। ठीक है, आपका 10% एमआर हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इससे इंपैक्ट ये पड़ता है कि बैंक जो होता है, मान लेते हैं आप रीपे करने से इनकार कर रहे हो, आपने जो लोन लिया था आप उसको रीपेमेंट उसकी नहीं कर पा रहे हो, या आप हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गए हो, दिवालिया हो गए हो, तो बैंक क्या करेगा, उस मॉर्गेज को बेचेगा, जो आपने वहां पर बंधित्व के तौर पे वो चीज रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है सामान, उसको बेचेगा, उससे पैसा निकालेगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बैंक अपनी सिक्योरिटी पहले रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव बहुत सिंपली है, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। मॉरल सुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आरबीआई के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, या आरबीआई उसको इनिशिएट करता है। आरबीआई टाइम टू टाइम लोगों की, हर बैंक के हेड जो होते हैं, ठीक है, हर बैंक के हेड जो होते हैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करवाता है, और उस मीटिंग में उन सारे हेड्स के बीच में कुछ बातें रखता है। ठीक है, ध्यान से समझना। वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी ये है और ऐसा ऐसा हम करेंगे, हमारे लक्ष्य ये हैं, हमारे जो प्लान रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, इस तरीके से फंक्शन करना है। बात समझ में आ गई। अब मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन कैसे कर रही है ये सारी चीजें उनको बताता है। फिर वो कहता है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आरबीआई खुद कहता है कॉमर्शियल बैंक से कि आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग लोन देते समय एक बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए ही लोन दें। अब आप सोच रहे होगे इसमें कौन सी नई बात है। नई बात यह है कि ऑल दो सारे राइट्स आरबीआई के पास हैं, वो चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है, वो चाहे तो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जितना चाहे उतना कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सबकी एक लिमिट है। आरबीआई एक लिमिट के बाद मॉरल सुएशन की टेक्निक अपनाता है, जो कहते हैं नैतिक दबाव, नैतिकता वाला दबाव। ठीक है, आपसे भी कहा जाता है, आप इंसान है, मान लीजिए आप बहुत दुष्ट हैं, तो कई बार आपको आपके बड़े समझाते हैं, देखो बेटा ऐसे नहीं किया जाता है, ये काम ऐसे करते हैं, इतना होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक वही काम आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ करता है। मॉरल सुएशन में कहता यह है कि कोशिश करिए प्रोडक्टिव वेज के लिए आप क्या करिए, लोन प्रोवाइड करिए। कोई नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, कोई नई इवोल्यूशन आ रही है, उसमें क्रिएट करिए। आप स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसा मत दे दीजिएगा कि पता चला कोई आया उसने कहा कि मुझे स्पेकुलेशन मोटिव के लिए या अनप्रोडक्टिव या मुझे खाने के लिए पैसे उधार चाहिए, मैं मर जाऊंगा, मुझे लोन चाहिए खाने के लिए, भले ही वो उसके लिए वो कोई मॉर्गेज या गिरवी रखने को तैयार हो सिक्योरिटी, फिर भी बैंक मना कर देगा। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा ले रहे हो उससे आप पैसा जनरेट नहीं कर रहे हो, और अल्टीमेटली ना तो आप उसकी किस्त चुका पाओगे और ना ही उसका इंटरेस्ट दे पाओगे। जो चीज आपने लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया, किया क्या आपने, एक बाइक खरीद ली, और बाइक खरीदने के बाद क्या कर रहे हो, उससे चल रहे हो, कोई फायदा नहीं, अपने अनप्रोडक्टिव काम के लिए उस बाइक को यूज कर रहे हो, खाली इधर उधर गेड़ियां मार रहे हो या घूम रहे हो। तो ऐसे किसी भी काम के लिए मॉरल सुएशन के तहत, या यूं कहें इस टेक्निक के तहत, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ये समझाता है कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ये मॉरल सुएशन समझ में आ गया। आई होप कि आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में ये चीज मुझे नहीं समझ में आई। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये पहला वीडियो था फेस रिवीलिंग का और लाइव पढ़ाने का। इसमें जितनी भी टेक्निकलिटी प्रॉब्लम आई है उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश पूरा ध्यान रखूंगा इस चीज का। अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एक डिटेल वीडियो, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको टाइमली देता रहूं, हर एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करके पढ़ाता रहूं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, वहां से जाकर के आप ले सकते हैं। यानी कि
जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखेंगे, अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं या आपकी आदत है नोट्स ना बनाने की, केवल एक रिकॉल के टाइम पे आपको पीडीएफ चाहिए होता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, लिंक पे आप जाएंगे, वहां खोलेंगे, आप देखेंगे कि वहां पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप कि सारा टॉपिक क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।